Yesterday we left over the topic the cardiac arrhythmias. We have started and we have discussed cardiac arrhythmias like paroxysmal ventricular tachycardias. We have discussed your all atrial tachycardia, ventricular paroxysmal tachycardias, and we left over ventricular fibrillation. The most important and most fatal of all cardiac arrhythmias का सबसे खतरनाक जो कि डेथ लीड कर सकते हैं, that is ventricular fibrillation, which if not stopped within 3 minutes, 1 to 3 minutes, is almost invariably always fatal. What do you mean by fatal? Fatal का ये मतलब है कि ये हमेशा डेथ कॉज कर सकता है। और ये होता क्यों है? ये एक्चुअली होता ये एज द नेम शो कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वेंट्रिकल में एक कार्डियक इम्पल्सेस जो हैं कि वन आफ्टर द विद इन द कार्डियक मसल द इम्पल्सेस आर गोइंग टू एंटर एंड स्टिमुलेटिंग द कार्डियक मसल within the ventricular muscle mass, which is going to stimulate whole of the cardiac muscle one after the other and never stop it. So ventricular fibrillation is most fatal of all cardiac arrhythmias, which if not stopped within 1 to 3 minutes will almost invariable, always fatal, and it is going to cause the death of the patient. अब नाउ यू शुड रिमेम्बर कि कार्डियक जो मसल हैं इसके वेंट्रिकल्स का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का फंक्शन ये होता है कि इसने ब्लड ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है तो एओर्टा से ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से आपको पता है कि ब्लड आपका पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू आपके लंग्स में जा रहा है। तो अगर जो है कोऑर्डिनेशन दोनों वेंट्रिकल्स की जो कि साइंसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को भेजते हैं तमाम बॉडी में और लंग्स में, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि ब्लड नहीं जाएगा। अब ब्लड जब बॉडी में नहीं जा रहा तो वहीं से बॉडी से ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में से आपकी बॉडी में जाना है और ब्रेन में जाना है। तो अगर जो है 5 to 8 सेकेंड्स के लिए भी आपका ब्लड आपके ब्रेन को ना जाए तो you should be unconscious. The patient, a person can go unconscious, and if not revived within 1 to 3 minutes, it can lead to even death of the patient has been reported. अब mechanism of action क्या होगा इसका ventricular fibrillation का? कि इसके अंदर आपको पता है कि कार्डियक इम्पल्स नॉर्मल जो इसका फिनोमेना था कि एवी जो आपका एसए नोड था वहाँ से एवी नोड पर आएगा, एवी नोड से आपको बंडल ऑफ लीज है, फिर कंजी फाइबर्स हैं, फिर आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें ये होगा कि कार्डियक मसल में से जो इम्पल्सेस इटसेल्फ जो इम्पल्सेस हैं वो विद इन द वेंट्रिकुलर मसल मास ही होंगी और बार बार आएंगी और कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो नहीं आएगा, वो शॉर्टेंड हो जाएगा। उसका कई फिनोमेनास हैं कि क्यों होते हैं। सबसे पहले तो ये कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे, प्रीवियसली भी हमने बात की थी कि जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स कि बोथ वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड विल पंप ब्लड टू द बॉडी एंड टू द लंग्स। यहाँ जो होगा यहाँ ये होगा कि कोऑर्डिनेशन movement of the ventricles, contraction of ventricles does not occur. It is been lost. That is, the coordination movements of the ventricles are going to lost. And उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका जो ब्लड है वो पंप नहीं होगा प्रॉपरली, और ब्लड जब पंप नहीं होगा तो ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंदे को अनकॉन्शियस हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई। इसकी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप दोनों हाथों से या एक ही हाथ की पूरी फिंगर से अगर किसी टूथपेस्ट में से आप टूथपेस्ट निकाल रहे हैं तो आप निकालते हैं और स्क्वीज करते हैं, चारों तरफ से प्रेशर देते हैं कि वो पूरे फ्लो से निकलती है। लेकिन अगर आप एक उंगली आपकी प्रेशर दे रही है, दूसरी उंगली प्रेशर नहीं दे रही, तीसरी दे रही है, चौथी नहीं दे रही, तो वो उसमें से जो टूथपेस्ट निकलनी है उस तरह से तेजी से नहीं निकलेगी और कुछ थोड़ी बहुत निकलेगी और बाकी उसके अंदर ही रह जाएगी। सिमिलरली squeezing या coordination movements of the ventricles will not take place due to the fibrillation, क्योंकि कुछ पोर्शंस उसके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ रिलैक्स कर रहे हैं, फिर कुछ पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है।
और ये तमाम का तमाम जो वेंट्रिकल्स हैं इसकी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स विल बी लॉस्ट, इसलिए ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन को भी ब्लड नहीं जाएगा, जब ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा और गिर जाएगा। और अगर इसको फौरी तौर पर ट्रीट ना करें, उसकी ट्रीटमेंट क्या है वी विल डिस्कस एट द एंड। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, कैसे फिब्रिलेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू। आप लोगों को ये एससीक्यू जो है ये आ जाता होता है, और इसमें ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कि कैसे प्रोड्यूस हो रही है फिब्रिलेशन। इसके दो तीन मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग, re-entrant of या re-entry या circus movements is the basis of ventricular fibrillation। जो ventricular fibrillation की मूवमेंट्स जो हो रही है उसके अंदर वो है सर्कस मूवमेंट्स। सर्कस मूवमेंट्स इज द बेसिस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब ये सर्कस मूवमेंट्स जो हैं इसका क्या मतलब है कि सर्कस के फॉर्म में एक इम्पल्स गई, वो भी खत्म नहीं हुई तो दूसरी पल्स आ गई, दूसरी भी खत्म नहीं हुई तो तीसरी पल्स आ गई, और बार बार जो है इम्पल्सेस आती जाती हैं। और ये किन जगहों में, या फिर ये कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ जो मूवमेंट है वो विल टेक प्लेस, किन केसेस में हो सकती है। या तो ये है कि ये री एंट्री जो है वो इम्पल्सिस की हो सकती है कि पाथवे जो है शॉर्ट होने की बजाय लॉन्गर पाथवे हो जाए, यानी हार्ट जो छोटा होने की बजाय बहुत बड़ा डायलेटेड सा हार्ट हो जाए। या फिर ये है कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए। तो किस केस में डिक्रीज हो सकती है, लाइक ब्लॉकेज ऑफ परकंजी सिस्टम या परकंजी फाइबर्स, और मसल्स का इस्कीमिया हो जाए, ब्लड फ्लो जो है उसको नहीं जा रहा, कॉरोनरी ब्लड मसल्स का इस्कीमिया हो जाए, या हाई पोटेशियम लेवल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया इज द condition which is going to result in re-entry or circus movements, or there will be decreased refractory period. The refractory period is going to be decreased. और ये किस केस में हो सकता है, कुछ ड्रग्स हैं लाइक एपिनेफ्रीन, या फिर ये है कि ये जो इम्पल्सेस हैं जो आपके अंदर एक दफ़ा स्टार्ट तो हो गई हैं, लेकिन ये इम्पल्स एक गो में नहीं जा रही, बल्कि ये कहीं ब्लॉकेज आएगी और डिवीजन ऑफ इम्पल्सेस हो जाएगी। जब एक डिवीजन होती है दूसरी आती है तो चेन रिएक्शंस विल डेवलप, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ mechanism of ventricular fibrillation. So, two important things you have to remember while writing the mechanism of ventricular fibrillation. Number one, re-entry और circus movements. उसके आगे से क्या causes हैं वो हम one by one करके discuss करेंगे। या second is chain reaction. Chain reaction due to division of impulses, which is the basis of mechanism of ventricular fibrillation. ये भी हम one by one discuss करेंगे। तो पहले हम discuss करते हैं कि what is going to happen if there is re-entry of impulse or circus movements. If you see the normal pathway, conduction pathway of the heart, so you see if the impulse is going to travel from the 12 o'clock position in it reaches over here, the rest of the heart is in the refractory period, and there will be annihilation of the impulse in shorter pathway. What do you mean by annihilation? Annihilation का मतलब ये है कि जो impulse है एक दफ़ा आई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि heart next इसको stimulate नहीं कर सकेगा, because the heart is going to have a property of refractory period. So this is very important. Then again the stimulus is given, then again the impulse is going to be travel, and finally the heart is going to be have in absolute refractory period. Once it is going to be stimulated, एक दफ़ा आपकी depolarization हो गई, हार्ट स्टिमुलेट हो गया, इम्पल्स ट्रेवल कर गई, लेकिन इसके बाद आपका हार्ट जो है एक रिफ्रैक्टरी पीरियड की स्टेज में आ जाएगा। एज यू नो, रिफ्रैक्टरी पीरियड इज दैट स्टेज ऑफ द हार्ट when the second impulse cannot be generated in case of any strong stimulus cannot generate the impulse is absolute refractory period, and in relative refractory period this impulse can be generated. But in below the diagram you see if the pathway is longer and the impulse will go on traveling in the re-entry circuit, that is even the heart is going to have refractory period, this impulse is going to be travel, and again over here it is again
ready to enter and stimulate to the heart again. इसका मतलब ये कि ये circus movement की तरह ये re-entry of impulse is going to happen due to longer pathway. जैसे इसका मतलब है कि इम्पल्स ट्रैवल करती रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, ठीक है. So three different conditions which can cause this impulse to continue to travel around the circus, that is to cause the re-entry of the impulse into the muscle that has already been excited. This is the circus movement. So one first and most important is longer pathway. Number one, a longer pathway. If the pathway around the circle is much longer than normal, by the time the impulse returns back to the 12 o'clock position, the originally stimulated muscle will no longer be refractory and the impulse will continue around the circle again and again. ऐसे जो पीछे डायग्राम में आप देखें कि जब एक दफ़ा इम्पल्स यहाँ 12 o'clock से स्टार्ट हुई, जब ये पूरे का पूरा सर्कल इसने कंप्लीट किया, अगेन इस स्टेज पे पहुंची, तो यहाँ जो है यहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड अगेन यू सी दिस हैज बीन फिनिश्ड. So it is again ready to enter the and stimulate the muscle of the heart again. So longer pathway. अब longer pathway किस केस में हो सकता है? Dilated heart में. Dilated heart का क्या मतलब है कि जो heart है वो normal से ज़्यादा dilate हुआ है, ठीक है. So the impulse will continue around the circle again and again. Second important point कि circus movement हो सकती है decreased velocity of conduction. अगर length of the pathway remains constant, but velocity of conduction becomes decreased enough, और इसका टाइम जो इंटरवल है इंक्रीज इंटरवल ऑफ टाइम, जब velocity of conduction डिक्रीज हो जाएगा तो इम्पल्स पहले पहुंच जाएगी 12 o'clock पोजीशन पर. velocity of conduction decrease होगी तो the increase interval time will elapse before the impulse return to the 12 o'clock position. By this time, the originally stimulated muscle might be again the same thing, that muscle of the heart will again be out of the refractory state and then impulse can continue around the circle again and again. So first point is, अब आपने ये पॉइंट्स में चीज़ें याद रखनी है कि क्या रीज़न है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के, क्या मैकेनिज्म है. री-एंट्री ऑफ द इम्पल्स. नंबर वन, लॉन्गर पाथवे. एग्जाम्पल आपने इसकी क्या देनी है? एग्जाम्पल इज दैट ऑफ योर डायलेटेड हार्ट. देन आपका फिर सेकंड पॉइंट है इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन. वो इसमें आपने देखा था पीछे ये था कि परकंजी सिस्टम ब्लॉकेज, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ब्लॉक हो गई है. अगेन जो है वो बजाय इसके कि 12 o'clock टाइम लेट में पहुंचे, वो जल्दी से पहुंच के वहाँ आ जाता है और मसल्स का रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो खत्म हो चुका होता है और अगेन जो है वो सर्कल स्टार्ट हो जाता है इम्पल्स का. ठीक है, अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तीसरा चीज़ ये है कि शॉर्ट एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड. अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड ही शॉर्ट एंड हो गया तो मसल का तो ये जो है इम्पल्स जो है जल्द कंटिन्यू रहेगी अराउंड एंड अराउंड द सर्कल. इन दिस केस द इम्पल्स वुड आल्सो कंटिन्यू अराउंड एंड अराउंड अगेन द सर्कल. ये किस केस में हो सकता है? ये आपका हो सकता है इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी स्टिमुलेशन या प्रोड्यूस कर दें आप, या फिर कुछ ड्रग्स हैं जो ये प्रोड्यूस कर सकती हैं शॉर्ट एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड लाइक एपिनेफ्रिन. ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअली द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द हार्ट, जिसमें कि ये लॉन्गर पाथवे भी हो सकता है. सेकेंड योर आपका जो है नंबर वन लॉन्गर पाथवे, नंबर टू इज योर shortened velocity of conduction, and number 3 your decreased refractory period drugs. So longer pathway इसकी एग्जाम्पल आपने याद रखनी है. ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, आप एससीक्यू में भी दे सकते हैं. दैट इज डायलेटेड हार्ट, डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन एज इन ब्लॉकेज ऑफ परकंजी सिस्टम, या मसल इस्कीमिया में हो सकता है, या हाइपरकलीमिया या हाई पोटेशियम इनिसिया में हो सकता है, और डिक्रीज रिफ्रैक्टरी पीरियड इन ड्रग्स लाइक एपिनेफ्रिन, और आफ्टर रेपिटेटिव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. बार बार हार्ट को स्टिमुलेट करें अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट से, तो ये जो हार्ट है ये शो कर सकता है शॉर्ट एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड हार्ट कैन गोज इनटू अ स्टेज ऑफ ventricular fibrillation. This is a second phenomena of a mechanism of ventricular fibrillation, that is chain reaction mechanism of ventricular fibrillation. Chain reaction mechanism of ventricular
fibrillation. This is the heart A and this is heart B. दोनों हार्ट्स हैं. ये एक फुली जो एक स्टेज है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, ये हार्ट बी वो शो कर रहा है. यहाँ जो है अभी स्टिमुलस पॉइंट आ रहा है और अभी स्टिमुलेशन जो है स्टार्ट हो रही है और इसमें कैसे आपका चेन रिएक्शन डेवलप होगा ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो चेन रिएक्शन, चेन का क्या मतलब है कि एक दफा एक इम्पल्स आई, उसने देखा कि ब्लॉकेज है, उसने वो ब्लॉकेज जहाँ आएगी वहाँ वो डिवीजन हो जाएगी इम्पल्स के, वो दो डिफरेंट जगह पर चला जाएगा. लाइक दिस इफ यू सी ओवर हियर या ओवर हियर, दिस इज अ स्टिमुलस, ये ब्लॉकेज है, ब्लॉक्ड इम्पल्स है, यहाँ भी ब्लॉक्ड है, यहाँ भी ब्लॉक्ड है, यहाँ से वो ये चला जाएगा. कुछ ये एरियाज जो हैं, ये जो लाइटर एरियाज हैं, ये शो कर रहे हैं आपके स्टिमुलेटेड या एक्साइटेड एरियाज, और ये वाले एरियाज जो डार्कर पैचर एरियाज हैं ये शो करें अभी हार्ट के कुछ पोर्शंस जो हैं वो स्टिल इन रिफ्रैक्टरी स्टेज. तो फिर से यू कैन सी कि ये स्टेज है जिसमें कि वेंट्रिकल की कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो गई है. इम्पल्सेस जो हैं वो कुछ स्टिमुलेट कर रही हैं या ट्रैवल कर रही हैं एक्साइटेड एरियाज में, और इर्द गिर्द जो है वो आपका पैची रिफ्रैक्टरी एरिया ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट. सिमिलरली this how you are going to describe this. Number one, in VF many separate and small contractile waves spreading at the same time. अब the same time में अगर आप प्रीवियस डायग्राम को देखें, एक ही वक्त में हार्ट में इम्पल्स इधर भी जा रही है, इस मसल को भी स्टिमुलेट कर रही है, इस पोर्शन को भी स्टिमुलेट कर रही है, इधर भी कर रही है स्टिमुलेट, इधर नीचे भी कर रही है, इधर भी कर रही है. सो small contractile waves are spreading at the same time in different directions all over the cardiac muscle. और इसके अलावा ये जो री एंट्रेंट इम्पल्स है फिब्रिलेशन में जो एंटर हो रही है वो एक सिंगल इम्पल्स नहीं है मूविंग इन अ सर्कल. इंस्टेड दे हैव डीजेनरेटेड. डीजेनरेटेड का क्या मतलब है कि वो छोटी छोटी जो वेव्स हैं सीरीज ऑफ मल्टीपल वेव्स में डिवाइड हो जाती हैं. wave fronts that have the appearance of chain reaction. If you see over here, यहाँ भी इम्पल्स जा रही है, यहाँ भी जा रही है, इस तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी. तो मल्टीपल वेव फॉर्म्स हैं जो शॉर्ट है लेकिन सिंगल वेव स्टार्ट हुआ था, जहाँ भी ब्लॉकेज मिली वहाँ से आगे वो डिवीजन हो गई. So ventricular fibrillation में many separate and small contractile waves spreading at the same time in different directions over the cardiac muscle. And the re-entrant impulse in fibrillation are not simply a single impulse moving in a circle. Instead, they have degenerated into a series of multiple wave fronts that have the appearance of chain reaction. The chain reaction की फॉर्म में अपीयरेंस होगी कि जो कि मैनी स्मॉल इम्पल्स वेव्स होंगी, वेव फ्रंट्स होंगी. अब ये कैसे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बाय अ फिब्रिलेशन which is going to be caused by a 60 cycle alternating current. अगर आप हार्ट को इलेक्ट्रोड्स लगाएं, जैसे कि आपका वेंट्रिकल है हार्ट ए, ये जो पीछे आपको डायग्राम दिखाई थी हार्ट ए में जो कि फिगर है आपकी गाइचन की 13-16, उसमें एक स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड जो था जिसकी के जो वोल्टेज या उसकी जो पोटेंसी है वो है 60 साइकिल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, दैट इज स्टिमुलस, वो अप्लाई किया हार्ट ए में. तो इसमें जो है पहले आपका फर्स्ट साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टिमुलस causes a depolarization to spread wave in all directions leaving beneath the electrodes in a refractory state. लेकिन 0.25 सेकेंड के बाद ये जो है इसका कुछ मसल जो है वो कम आउट ऑफ द रिफ्रैक्टरी स्टेट. Some portions come out of the refractoriness before other portions. This state of event is depicted in heart A by many lighter patches which represents cardiac muscles excitable and dark patches which represent muscle that is still refractory. As you see the diagram, कि यहाँ एक स्टिमुलस अप्लाई किया आपने, ये जब आपने स्टिमुलस इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया है तो इसमें जब इम्पल्स है मैनी डायरेक्शंस में गई, कुछ एरियाज को एक्साइट कर ली, कुछ एरियाज ऑफ द हार्ट जो है वो बाहर आ गए इसकी स्टिमुलेशन से, और दे आर आउट ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस, एंड द अदर एरियाज आर एक्साइटेबल एंड दैट स्टिल इन द
रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये होता है कि इस वक्त अगर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे, अगर एब्सोल्यूट में है तो वो नहीं स्टिमुलेट होगा, अगर वो रिलेटिव में है तो फिर वो हार्ट जो स्टिमुलेट हो सकता है। सो कुछ जो portions of the heart and they have come out of the refractoriness before other portions, and this is depicted in heart by many lighter patches which represent excitable cardiac muscle and dark patches which represent muscle that is still refractory. वहाँ refractoriness present है और जहाँ impulse travel होके जा रही है वो आपके excitable cardiac muscles हैं, ठीक है। अगर हम अब इसको 60 साइकिल स्टिमुलाई को कंटिन्यूस रखें और सर्टेन डायरेक्शंस में ये जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करती रहे लेकिन ऑल डायरेक्शंस में नहीं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस तक जाएगी until this reaches the refractory areas of the heart and then they are going to block. Other impulses will pass between the refractory areas and continue to reach. अगर आप इसी इम्पल्स को आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहे इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट करते रहेंगे तो ये जो कुछ एरियाज में जहाँ रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट है वहाँ जाके ये ब्लॉक हो जाएगी और बाकी एरियाज जो कि एक्साइटेबल है वहाँ ये आपकी जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करती रहेगी और फाइनली इवेंचुएटिंग इन अ स्टेट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विल रीच, जो कि आपका फाइनल स्टेज है। इसमें हुआ क्या था कि ब्लॉक ऑफ इम्पल्स इन सम डायरेक्शंस बट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इन अदर डायरेक्शंस, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ री-एंट्रेंट सिग्नल टू डेवलप। तो उसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस जो जहाँ स्टिमुलेशन प्रेजेंट है और जो आपका ब्लॉकेज नहीं है या रिफ्रैक्टिव स्टेज में नहीं है वहाँ वो इम्पल्स ट्रेवल करती रहेगी और कुछ एरियाज जहाँ के वो हार्ट जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में ब्लॉकेज प्रोवाइड करेगा, उस एरियाज में आपके ये इम्पल्स जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा। सेकेंड, द रैपिड स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट, वही आपका जो पहला पॉइंट था, it will causes the two changes in the cardiac muscle which will predispose this muscle into a circus movement। कैसे इसमें circus movements produce होंगे, वही जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे, लॉन्गर पाथवे, conduction velocity is shortened and shortened refractively, so the velocity of conduction to the heart muscle decreases which allows a longer time interval for the impulse to travel around the heart. Secondly, the refractory period of the muscle is shortened, allowing the re-entry of the impulse into the previously excited heart muscle within a much shorter time than normal. So this is the phenomena of circus movements or chain reactions, how it is going to be produced. The phenomena underlying the chain reaction is the same, that is the re-entry of the impulse, and that is due to decreased velocity of conduction, and secondly shortened refractory period. Third, one of the most important feature of the fibrillation is division of impulses. यहाँ जो है अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एक्स्ट्रा पॉइंट है, वहाँ जो तीसरा पॉइंट था लॉन्गर पाथवे था सर्कस मूवमेंट में, लॉन्गर पाथवे था, डिक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन थी और तीसरी चीज आपकी थी शॉर्टेंड रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ आपका ये है जो चेन रिएक्शन है कि शॉर्टर वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है, सेकंड आपका है शॉर्टेंड रिफ्रैक्टरी पीरियड, थर्ड आपका है division of impulses, division of impulses as demonstrated in the heart A। heart A जो पीछे आपने देखा है डायग्राम में, उसमें impulses डिवाइड हो रही है, एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तीसरी तरफ जा रही है, ठीक है। So this is the phenomenon of chain reaction। जब आप वही बात बार बार कर रहे हैं कि जब डिपोलराइजेशन वेव रिफ्रैक्टरी एरिया में जाएगी तो ये रिफ्रैक्टरी एरिया के ऊपर भी चली जाएगी, नीचे भी चली जाएगी, अगर आप हार्ट ए को जहन में रखेंगे। इसलिए जो सिंगल इम्पल्स है वो दो इम्पल्सेस बन जाएंगे और जब ये दोनों इम्पल्सेस जो हैं ये रिफ्रैक्टरी एरिया में पहुंचेंगी तो ये मजीद दो और इम्पल्सेस बन जाएंगे और इस तरह नई वेव फ्रंट्स कंटिन्यूअली बीइंग फॉर्म्ड इन द हार्ट बाय प्रोग्रेसिव chain reaction. Finally, small depolarization waves are traveling in all direction of the heart at the same time. यानी ये नहीं है कि एक इम्पल्स जैसे कि नॉर्मल फिनोमेना है कि आपकी एक इम्पल्स आई कार्डियक इम्पल्स, उसने पूरे का पूरा कंडक्शन पाथवे ट्रेवल किया,
बल्कि इसमें ये है कि अब आपने अगर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया इलेक्ट्रोड में, तो कुछ जो हार्ट का पोर्शन है वो तो स्टिमुलेट हो गया, लेकिन कुछ जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में। अब अगर जिस एरिया में रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रेजेंट है, इम्पल्स जब वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ से दो में डिवाइड होगी, वहाँ से फिर वो ट्रैवल करके दो इम्पल्सेस और एरियाज में गई हार्ट की, वो गेन रिफ्रैक्टरी पीरियड में था, वो 2 से 4 बन गई। इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी डिपोलराइजेशन, स्मॉल डिपोलराइजेशन वेव्स जो हैं वो आपके पूरे के पूरे हार्ट को डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट डायरेक्शंस में स्टिमुलेट कर रही हैं और वो ट्रैवल कर रही हैं एक ही टाइम। ये नहीं है कि एक एरिया में एक टाइम पे पहुंचेगी, दूसरे में, तो ये तमाम चारों तरफ आपकी वेव्स जो हैं चेन रिएक्शन की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं और इसीलिए आपकी जो है ये रीच कर जाए। ये जो सारे का सारा कंडक्टिव पाथवे है, ये आपका लेंथनिंग इरेगुलर पैटर्न ऑफ इम्पल्स ट्रैवल कॉजेज many circuit routes for the impulse to travel, greatly lengthening the conductive pathway, which is one of the most important conditions to sustain the fibrillation. And this is again results in a continual irregular pattern of patchy refractory areas in the, as I have shown with the diagram. So decreased velocity of conduction, number one. Number two, decreased shortened refractory period. Third, division of impulses. Fourth, lengthening of the this conductive pathway, which will result or sustain the fibrillation and results in a continual irregular pattern of patchy refractory areas in the heart. This is extremely important. अब ये जब एक दफा स्टार्ट हो गई इम्पल्सेस आपकी, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि विशियस सर्कल हैज बीन इनिशिएटेड। व्हाट डू यू मीन बाय विशियस सर्कल? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विशियस सर्कल जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक दफा अगर कोई फिनोमेना स्टार्ट हो जाए तो वो कंटिन्यू टू बी स्टार्टेड, यानी वो कंटिन्यू रहेगा इस साइकिल को अगेन एंड अगेन। मोर एंड मोर impulses are formed and they will cause more and more patches of refractory muscle, and the refractory patches are causes more and more division of impulses. Therefore, any time a single area of cardiac muscle comes out of the refractoriness, an impulse is closed in hand to re-enter the area. इसका क्या मतलब है कि हार्ट का एक विशियस साइकिल डेवलप हो गया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक्चुअली एक विशियस सर्कल ही होता है। विशियस सर्कल का क्या मतलब होता है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एंड व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? मोर ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। इसलिए अगर एक दफा साइकिल स्टार्ट हो गया तो ये एक दफा इम्पल्स ट्रैवल करना शुरू की है, हार्ट का कुछ रिफ्रैक्टरी एरिया आप बाहर आया है रिफ्रैक्टरीनेस से, अगेन एक और इम्पल्स वहाँ बैठी हुई है जो कि अगेन इसको स्टिमुलेट करेगी और मोर एरियाज ऑफ जो है ना वो स्टिमुलेशन या इम्पल्स मोर एंड मोर ट्रैवल करती है। Close at hand to re-enter, so re-entry a chain reaction is ready to develop. अब इसमें आपने ये जो फुली डेवलप्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की जो पिक्चर है वो हार्ट बी है, जो कि आपने पीछे एक हार्ट था जिसमें कि बहुत सारी, अगर इफ यू सी ये वाली डायग्राम, दिस इज अ हार्ट बी। इसमें आप देखें एक इम्पल्स आई, यहाँ ब्लॉकेज थी तो यहाँ डिवीजन हो गई, यहाँ आई, यहाँ डिवीजन हो गई, यहाँ से यहाँ, यानी चारों तरफ आपके जो all directions of the heart में impulses, small waves of depolarization जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस इज योर हार्ट बी। अब हार्ट बी में वो कहते हैं फाइनल स्टेट दैट डेवलप्स इन फिब्रिलेशन। ये मैनी जो वेव्स हैं, ये इम्पल्सेस हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, कुछ डिवाइड कर रही हैं, increasing the number of impulses and other blocked by refractory areas. Some are going to increase the number of impulses by depolarization and some are blocked by refractory areas. अब अगर ये this is the condition which is showing actually कि सिंगल इलेक्ट्रिक शॉक, इसीलिए अगर आपने देखा हो कि बहुत सीवियर अगर इलेक्ट्रिक शॉक में जो पेशेंट्स को लगता है तो वो एकदम से कहते हैं डेथ हो गई, इलेक्ट्रिक शॉक आया तो डेथ हो गई। दिस इज द रीजन कि जो हार्ट है दैट इज वल्नरेबल पीरियड कैन लीड टू एन ऑड पैटर्न ऑफ इम्पल्सेस स्प्रेडिंग मल्टी डायरेक्शनली, हर डायरेक्शन में जा रहा है अराउंड रिफ्रैक्टरी एरियाज ऑफ द मसल, एंड दिस विल लीड टू हार्ट इनटू द स्टेज ऑफ फिब्रिलेशन।
and person can die. This is the stage where some of the heart is out of the fractiousness, whereas again the impulse is ready to stimulate or conduct the impulse so as to lead the condition of the heart into the ventricular fibrillation, and this is also called VF. और अगर एक दफ़ा हार्ट VF में चला गया तो this can only be treated by providing treatment, otherwise this VF cannot be recovered. So this is the second phenomena. First is uh, re-entry of impulse or circus movements. Second phenomena is your chain reaction. चेन रिएक्शंस में क्या क्या पॉइंट्स थे आपका जो है we previously I have discussed shorter velocity of conduction, shorter refractory period, then again your division of impulses and then lengthening of conductive pathway, and last but not least the vicious cycle which is going to develop. So अब इसमें ये आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं what are the causes of ventricular fibrillation. There can be myocardial infarction. What is myocardial infarction? Some infarct is present in the coronary blood flow. There can be slow conduction in the heart, like ischemia of the heart. ये जो पीछे pathological dilated heart या आपका Purkinje system blockage या आपकी drugs थी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. Myocardial infarction number one. Second is slow conduction in the heart, that is going to happen in ischemia of the heart itself. Hyperkalemia, bundle branch block या फिर dilated heart like dilated cardiomyopathy, increased sympathetic stimulation or electric shock which has been observed in 60 cycle alternating करंट एप्लीकेशन से आपने हार्ट के पीछे जो आपने सारा का सारा पढ़ा है कैसे चेन रिएक्शन जो है प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है. सो इंक्रीज सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इलेक्ट्रिक शॉक, स्लो कंडक्शन इन द हार्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपरकलीमिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इस्केमिया ऑफ द हार्ट मसल्स. ऑल दीज आर आपको अब कोई भी सिनेरियो दे के कहा जा सकता है एक बंदा आया है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उसकी बंदे की डेथ हो गई है, व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोलॉजी ऑफ द हार्ट. Then you have to describe the ventricular fibrillation. उसमें आपने ventricular fibrillation बताना है, mechanism of ventricular fibrillation बताना है, how the ventricular fibrillation is produced, वो सारी चीजें आपने उसमें लिखनी है. ठीक है. Then this is again the description how the ventricular fibrillation is going to occur in heart. Electrocution means electric current which is disturbing normal signaling pathway of your heart. Yeah, electrolyte abnormalities like increased potassium, coronary artery disease, any overfiring or irritable ventricular cells which is going to be caused by coronary artery disease, electrolyte imbalance, या electrocution या electric shock, या कोई scar है जो कि heart में present है due to heart attack, due to cardiomyopathy, due to infection, some genetic disorder, some coronary artery disease. इसकी आप picture ले लें slide की. Or there is irritable focus is present, and all these conditions will result in loss of function of the ventricle. This picture has been taken from that. So kindly take the picture of this causes of ventricular fibrillation. Okay. Then what will be the ECG finding on ventricular fibrillation? If you see bizarre shape of ECG, no proper QRS complexes, no proper P waves is present. So this is going to show you bizarre shaped of ECG in ECG representation. एकदम से normal QRS P QRS complex आ रहा है, T wave आ रही है. आते आते पेशेंट के हार्ट में अगर ये आप लगाएं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम पर तो ये पिक्चर नजर आती है. ECG is bizarre, no tendency towards a regular rhythm. These QRS complex and T waves has been lost. First few seconds में large muscle of जो masses of muscle contract simultaneously, so coarse irregular waves नजर आएंगी ECG में. लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जो कोर्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल्स मसल्स हैं वो डिसअपियर्स हो जाएंगी और ECG चेंज हो जाएगी. न्यू पैटर्न ऑफ लो वोल्टेज वेरी इरेगुलर. यहाँ देखें
new pattern of low voltage irregular waves. Thus, no repetitive ECG pattern can be ascribed to VF. कोई रेगुलर पैटर्न हम इसको नहीं दे सकते कि इसका VF का ये स्पेसिफिक पैटर्न होगा, लेकिन इसमें मेन चीजें आपने याद रखनी है कि बिजार शेप होंगी, रेगुलर रिदम लॉस्ट हो जाएगा, कोर्स होंगी, इरेगुलर वेव्स होंगी ECG में, कुछ देर के बाद जो है वो आपकी ये जो पोस्ट कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये भी डिसअपियर हो जाएंगे, और लो वोल्टेज वेरी, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. ECG फाइंडिंग्स ऑफ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ये आपको ECG आपके कोई हॉस्पी वगैरह में या आपके MCQ में देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी फाइंडिंग, और नीड 2 में ये देखें रिकॉर्ड की हुई, तो ये किसकी फाइंडिंग्स होगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. अब इसमें ये कहते हैं कि ECG पोटेंशियल्स जो है वो क्यों चेंज होती है, क्योंकि आपके कुछ 30 से 50 पैचेस जो वेंट्रिकल्स के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाता है, और उसके बाद सेल्डम रिपीट्स एनी स्पेसिफिक साइकिल. सेल्डम ही होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो एक को रिपीट करे साइकिल. इस तरफ भी इम्पल्स जा रही है, इस तरफ भी जा रही है, इसको भी स्टिमुलेट कर रही है, हर तरफ वो हार्ट जो है ना स्टिमुलेट हो रहा है, इसलिए जो है वो आपकी ये इस तरह की ECG नजर आ रही है. अब फिर बात आ जाती है कि वोल्टेज कितनी होगी. वोल्टेज अगर आप चेक करें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बहुत कम वोल्टेज है, नॉर्मली 2 मिली वोल्ट्स होता है, यहाँ 0.5 मिली वोल्ट्स होता है पहले शुरू में, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, ये 0.5 से भी कम होकर 20 to 30 सेकेंड्स में 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट्स तक चला जाता है. और इसके अलावा कुछ एरियाज में 10 मिनट्स या उससे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो 0.1 मिली वोल्ट हो जाएगा. नॉर्मल मिली वोल्टेज आपको कितनी थी याद है, 1 to 2 मिली वोल्ट्स थी, यहाँ रिड्यूस होके 0.5 मिली वोल्ट, कुछ सेकेंड्स के बाद और रिड्यूस हो जाएगी 0.2 से 0.3 मिली वोल्ट्स, और कुछ टाइम के बाद 0.1 मिली वोल्ट्स, और उससे भी ज़्यादा जो है ना 10 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा जो है VF में बिगिन हो जाएगा. आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, आप जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट. ये तो नहीं है कि अल्लाह रहम करे जितने पेशेंट्स कार्डियक एरिथमियास के आए वो VF में गए और उनकी डेथ हो गई. नो, they can be treated by providing electroshock treatment of VF, that is 1000 VDC current few thousandths of a second or 110 AC current 0.1 seconds. थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड के लिए 1000 AC current या 110 AC current 0.1 सेकेंड. उसमें ये कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, वो हार्ट पर अप्लाई करेंगे और पूरे हार्ट को जब करंट अप्लाई करेंगे तो एक दफा जो हार्ट है क्विसेंट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए. क्विसेंट का मतलब है खामोश हो जाएगा, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं होगी, और अगेन बिगिन बैक टू अगेन डीपोलराइजेशन स्टेज, द फर्स्ट स्टेज. और उसमें ये होगा कि हार्ट दोबारा से उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. द करंट पेनिट्रेट मोस्ट फाइबर्स ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड stimulating essentially all the ventricles, causing them to all become refractory, meaning all action potentials are going to stop, for heart is going to quiescent for 3 to 5 seconds, after which it begins to beat again, usually with the same conduction pathway that is from SA node to other parts of the heart, and which is going, SA node is going to again become the pacemaker of the heart. Then the same pre-entrant focus that has originally thrown the ventricles into fibrillation often is still present, in which cases fibrillation may begin again immediately. So is that case, अगर कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपने अप्लाई किया था, 2 इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए थे, या तो आपने 1000 DC करंट अप्लाई किया था या 110 AC करंट अप्लाई किया था 0.1 सेकेंड. तो मकसद क्या था कि तमाम इम्पल्सेस जो हैं उनको स्टॉप कर देना, और वो तमाम का तमाम हार्ट जो रिफ्रैक्टरी स्टेज में आ रहा है, क्विसेंट हो गया 3 to 5 सेकेंड्स के लिए. उसके बाद अगेन उसने बीट करना शुरू कर दिया. जब अगेन बीट करना शुरू कर दिया तो उसका मतलब है कि अगेन पेस मेकर आपका हार्ट जो है वो आपका ऊपर से स्टार्ट हो गया एसएनएफ से. लेकिन बाज़ औक़ात ये ट्रीटमेंट जो है परमानेंट नहीं होती है, तो हार्ट जो है अगेन जा सकता है फिब्रिलेशन में. इसमें आप याद कर सकते हैं कि एक जो है, अगर कोई पिक्चर आपने देखी और आप देखें कि उसमें पिक्चर्स वगैरह मूवीज़ वगैरह में
जब उसको वो लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए उसके हार्ट बीट जो है वो नजर आती है, तो वो रेगुलर होती है। लेकिन उसके बाद अगेन फ्लैट कंडीशन आ जाती है, दैट इज अगेन द पेशेंट इज गोइंग इनटू वीआर। या फिर ये है कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर ऑपरेट करके पेशेंट को इम्प्लांट कर दिया जाए कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर defibrillator. That is a surgical treatment. So this is the mechanical and surgical treatment. If you see the diagram, this is the diagram how this is going to provide handle for application of pressure. Pressure apply किया आपने, electrodes हैं, और ये आपने several thousand millivolts जो volts है करंट के, few milliseconds के लिए आपने इलेक्ट्रिक करंट के चेस्ट को अप्लाई किए to stop ventricular fibrillation. So now you have come across your ventricular fibrillation into what are the ventricular fibrillation, the definition, then comes your mechanism, consequences. मैकेनिज्म में आपने री एंट्री सर्किट बताना है, सेकंड पॉइंट आपने बताना है उसका जो है आपका री एंट्री एंड सर्किट चेन रिएक्शन। फिर आपने उसका जो है हिस्ट्री फाइंडिंग याद रखनी है, देन यू हैव टू मेमोराइज द कि उसकी ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसकी आप, जो आपके ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आपकी आ जाती है कि सेकंड कंडीशन, एक तो ये था कि वेंट्रिकल्स में जो फिब्रिलेशन अराइज कर रही थी जो कि मोस्ट डेंजरस है, वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। अगर यही फिब्रिलेशन जो है ये एट्रिया में प्रोवाइड हो जाए तो ये इसको कहते हैं कि आपका एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन होती है। Frequent cause of atrial fibrillation is atrial enlargement, which is going to resulting from heart की कोई valvular lesions है, या which is going to prevent the atria from emptying adequately into the ventricles, or from ventricular failure। या तो वो ये कहते हैं कि एट्रिया जो है वो डायलेट कर गया, उसकी वैल्व्स की कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको पता है एट्रिया ऊपर बैठे हुए, वेंट्रिकल्स नीचे बैठे हुए, जो एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और हार्ट के लिए ब्लड पंप आगे नहीं कर सकता। या ये कि वेंट्रिकल ऑलरेडी फेल्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से डैमेज ऑफ द ब्लड हो गया एट्रिया। तो ये जो डायलेटेड एट्रियल वॉल्स हैं ये आपका लॉन्गर डायलेटेड का भी हमने पीछे पढ़ा था कि डायलेटेड वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, लॉन्गर पाथवे प्रोवाइड कर रहे थे स्लो कंडक्शन के लिए। सो बोथ ऑफ दिस कंडीशन, या तो वेंट्रिकुलर फेलियर या एट्रियल में तो प्रॉब्लम है, तो बोथ ऑफ दिस कंडीशंस विल लीड टू atrial fibrillation, the problem which is called as atrial fibrillation। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इसका बेटा सेम होता है जो कि आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मैकेनिज्म था। That is disorganized electrical impulses are generated in atria and irregular transmission of these impulses to the ventricle। If you do remember from the cardiac cycle, जो atrial कॉन्ट्रैक्शन थी, जो ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल्स में, कितने था 20 से 30% सिर्फ ब्लड था जो कि आ रहा था आपका एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। सो इसकी जब एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट में कंडीशन होगी वो 20 से 30% इसकी एफिकेसी जो है आपकी हार्ट की इम्पेयर्ड हो सकती है। और ये कब पता चलता है, जब समबडी इज गोइंग टू एक्सरसाइज या कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो, atrial fibrillation can develop into ventricular fibrillation again। अब अगर आप ECG फाइंडिंग्स देखें तो AF में नो P waves, क्योंकि एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो नो P waves from the atria are only a fine high frequency very low voltage wavy record। अब इसमें वेंट्रिकल्स, अगर वेंट्रिकल्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो नॉर्मल QRST कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल, unless there is some pathology in the ventricle but timing is irregular, RR interval is irregularly irregular। अब इसमें जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी बीट ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि आपका एट्रिया में ऐसे नोडल जो है पाथवे वो नहीं सही काम कर रहा, वेंट्रिकल्स ज़्यादा वो ले लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, तो बीट्स 125 से 150 बीट्स पर मिनट जो है आपका हार्ट जो है वो हार्ट रेट होता है, ठीक है। दिस इज
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस तो आ रहे हैं, लेकिन इफ यू सी ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पी वेव नज़र नहीं आ रही कहीं भी। तो ये जो है दोनों के दरमियान हार्ट रेट जो कैलकुलेट करें तो हार्ट रेट इंक्रीज हो गया क्योंकि वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज लीड नंबर 1। So treatment of this atrial fibrillation, anti-arrhythmic drugs या electroshock treatment। अगर जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो electroshock treatment या फिर anti-arrhythmic drugs can be given। Then another condition. So now comes the atrial fibrillation। atrial fibrillation का same reason है, same pathway है, और उसके ECG finding क्या है, then the treatment क्या है। Then another condition which is atrial flutter, that is rapid contraction of the flutter होता है कि contraction जो atrium किस तेज से contract कर रहा है और उसमें heart rate बहुत ज़्यादा हो गया है, 200 से 350 beat per minute तक हो गया, और इसका सिग्नल जो है वो एवी नोड तक बहुत रैपिडली जाता है और वेंट्रिकल्स में नहीं जाता क्योंकि एवी नोड जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड में होते हैं और एवी बंडल्स आर टू लॉन्ग। therefore there are usually 2 to 3 beats of the atria, यानी एट्रिया की बीट ज़्यादा आ रही है और वेंट्रिकल की सिंगल बीट है, मैनी पी वेव्स एंड कुछ जो है आपके सिंगल बीट ऑफ द वेंट्रिकल्स है। अब इसमें ये याद रखना है कि आपको एमसीक्यू आ जाता है सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ ईसीजी, दैट इज एट्रियल फ्लटर। P waves are present, also called flutter waves. QRST complex follow an atrial P wave, only one for every 2 to 3 beats of atria, giving 2:1 or 3:1 वेंट्रिकुलर। ये एक वेंट्रिकुलर है और एक दो है, एक वेंट्रिकुलर देखा, एक दो पीवेव्स, एक दो तीन पीवेव्स, एक वेंट्रिकुलर। दिस इज ईसीजी फाइंडिंग एंड दिस जस्ट लुक अ सॉ टूथ लाइक अपीयरेंस। यहाँ लिख ले ब्रैकेट में, एट्रियल फ्लैटर में आपको एमसीक्यू आ जाता है सॉ टूथ अपीयरेंस। दिस इज यू सी एट्रियल फ्लैटर और ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन में पी वेव नहीं आ रही, इसमें फ्लटर में मैनी पी वेव्स आ रही। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फ्लटर का ये है कि चेन रिएक्शन इज गोइंग टू एंटर, एक इम्पल्स जब वो लॉन्गर पाथवे करेगी, ट्रेवल करेगी, जबकि फिब्रिलेशन में सेम चेन रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड एज दैट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। In many areas, many small waves of depolarization are going in many areas. Some areas are excitable, some areas are in refractory stage, and this is the diagram. And finally, if all electrical control signals in the heart is going to cessate, or cessation of all electrical control signals in the heart is going to cause cardiac arrest। हार्ट जो है वो बीट करना ही बंद है। इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं? या तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक हुआ, इस्कीमिया हुआ, या ये है कि कुछ पेशेंट्स को अगर आप एनेस्थीसिया दें तो दैट पेशेंट कैन गो इनटू कार्डियक अरेस्ट। ट्रीटमेंट क्या होती है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। प्रैक्टिकल यू विल डू इन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सीपीआर, और या फिर ये है अगर उसका ब्रेन अलाइव है या उसका हार्ट में कोई प्रोबेबिलिटी है टेम्परेरी कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आपने उसमें इम्प्लांट करना है कार्डियक पेस मेकर। अब सीपीआर में क्या क्या चीज़ होती है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होती है, इसमें आपने इंटरमिटेंट थर्स्ट ऑफ प्रेशर देने चेस्ट वॉल में अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। और अगर आपका ये जो है ये आप कर रहे हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि सीपीआर कैसे करते हैं। और अगर हॉस्पिटल सेटिंग है तो इंट्यूबेशन करेंगे
और डिफिब्रिलेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और सीपीआर। या फिर ये ऑपरेशन करके आप उसमें परमानेंट बेस करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं प्रोटोकॉल क्या है? कंप्रेशन, सी ए भी याद रखना है, कंप्रेशन, फिर एयरवे ब्रीदिंग देनी है, एयरवे चेक करना है और फिर ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सी ए में कंप्रेशन, हार्ट प्रेस करना है, हार्ड एंड ऑन द आउटर साइड, एयरवे देखना है, उसका हेड ऊपर करना है और उसके बाद देखना है एयरवे क्लियर है, ब्रीदिंग देनी है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। दिस इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, CAP, दैट इज कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। अगर आप जा रहे हैं कहीं और आपको एक बंदा जो है, अगर आप यू आर डॉक्टर, आप कहीं जा रहे हैं, अगर एक बंदा जो है वो गिरा पड़ा है तो आप क्या करेंगे? आप उसको हिलाएंगे और उसको बुलाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? उसको टैप करेंगे, शाउट करेंगे, येल फॉर हेल्प। सेकेंड, आपने क्या करना है? फॉरन 911 को या जो भी आपकी एड है उसको फ़ोन करना है, एम्बुलेंस को फ़ोन करना है। फिर उसके बाद यहाँ उसके नाक के करीब हाथ रख के देखना है कि तो उसकी ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं ब्रीदिंग आ रही, सिर्फ गैस कर रहा है, आपने उसका जो है एक्सपोजर करना है और अपने हैंड्स जो है एक दूसरे के ऊपर रख के, यूँ हाथ रख के दोनों एक दूसरे के ऊपर उसको प्रेस करना है। 50 कंप्रेशन से नहीं, ये MCQ आदत होता है, 30 कंप्रेशन से नहीं। फिर उसके बाद ये कि या तो डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीथिंग या कपड़ा रख के इसको माउथ पर, ओपन द एयरवे एंड गिव 2 ब्रीथ्स, 30 compressions, 2 breaths. Repeat sets of 30 compressions and 2 breaths until the patient start breathing. और जब आपने 8 अराइव कर दिए तो turn it on and follows the prompts, पीछे वाली जो आपने उसको करना है। This is the your or CPR 8. Continuous pulmonary resuscitation. Continuous pulmonary resuscitation is yell for help, send someone to phone to call 911 and get an AD help aid. Look if there is no breathing by seeing over here. If there is no breathing, only gasping, push your both hands like this and then you are going to press, and then after pressing 30 compressions are going to give. Open the airway and give 2 breaths. Repeat sets of 30 compressions and 2 breaths. Okay, this is the main purpose is to restore partial flow of the oxygenated blood to the brain and heart. CPRs involve chest compression, 5 centimeter deep and a rate of 100 times per minute, so that artificial circulation has been manually by pumping blood through the heart. तो जब आप उसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं तो वो जो हार्ट जो ब्लड भी पंप कर रहा था वो पूरी बॉडी को ब्रन। अब आपने याद क्या रखना है? यूनिवर्सल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ऑफ 30:2, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स। दिस इज द डायग्राम। So this is your chapter is going to be end, और इसमें अब आपने any questions so far? जी, कोई क्वेश्चन आपने बेटा पूछना हो? जी बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा है नूरुल ने कि ये मूवमेंट्स क्लॉकवाइज ही होंगी, जब भी पल्स ट्रेवल करेगी तो बेटे वो क्लॉकवाइज ही जाएगी। CPR को बेटे आपको मैं ये बता दूं कि CPR जो है, आप वीडियोस अवेलेबल है ऑन नेट, और CPR की बाकायदा आपका एक प्रैक्टिकल भी है और जो कि डमी पर परफॉर्म किया जाता है स्किल लैब में, आई थिंक सो। और इसके अलावा ये कि हर डॉक्टर को, जो डॉक्टर है उसको आना चाहिए CPR के कैसे करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एंड ये आपका MCQ भी एक आ सकता है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है किसी भी स्टूडेंट को इन प्रैक्टिकल्स। और इसमें आपको MCQ में कंप्रेशन और ब्रीदिंग रेशियो याद है, 30:2। और आज के लेक्चर में आपने एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, ये तीनों चीज़ें जो है आपको आनी